किसान एवं बागवान भाई बहनों नमस्कार। दूरदर्शन हिमाचल से आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि जगत। इस कार्यक्रम में हम किसान एवं बागवानों के लिए नवीनतम जानकारी लेकर उपस्थित होते हैं। हिमाचल प्रदेश फल राज्य के नाम से जाना जाता है और हिमाचल प्रदेश में आलू की खेती बहुतायत हमारे किसान एवं बागवानों के द्वारा वर्षों से की जा रही है और हिमाचल प्रदेश में CPRI जैसा संस्थान हमारे पास मौजूद है जो आलू की विभिन्न प्रजातियों को किसानों के लिए उत्पादित करता है। आज का हमारा जो विषय है वो बहुत महत्वपूर्ण है उन किसानों के लिए, उन बागवानों के लिए जो आलू का उत्पादन कर रहे हैं और जिनकी फसलों में आलू पुट्टी सूत्रकृमि आने का अंदेशा रहता है। आज के इस कार्यक्रम में हम बातचीत करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में आलू पुट्टी कृमि का प्रबंधन कैसे किया जा सकता है, आपको कैसे अपने खेतों की सुरक्षा करनी है, कैसे आलू को बचाना है ताकि आपका उत्पादन अच्छा रह सके। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है CPRI की वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर आरती बैरवा। नमस्ते डॉक्टर बैरवा, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन। थैंक यू सर। बागवान किसान जो इस कार्यक्रम से जुड़े हैं आपसे यही जानना चाहते हैं कि आलू पुट्टी सूत्रकृमि पोटैटो सिस्ट नेमाटोड आखिर ये है क्या और किसान एवं बागवानों को ये कैसे उनकी फसल को प्रभावित करता है। सर ये बताना चाहूँगी मैं कि जो आलू पुट्टी सूत्रकृमि है जिसे पोटैटो सिस्ट नेमाटोड के नाम से भी जाना जाता है, ये कई बार किसान भाई और कई लोग भी इस कंफ्यूज होते हैं इस चीज़ को लेके कि ये फंगस है या वायरस है या फिर कोई ये इंसेक्ट है। ना ही फंगस में आता है, ना ही वायरस में आता है, ना ही इंसेक्ट में आता है। ये एक कृमि होता है जो मेनली सॉइल में ही रहता है, मतलब कि मिट्टी में जो रहेगा और मिट्टी में जब भी आप कोई भी सब्जी लगाएंगे ये उसके साथ ये नई मिट्टी में फैलता है और पादप में फैलता है। और जब मैं पुट्टी कृमि की बात कर रही हूँ तो जो ये पुट्टी सूत्रकृमि है ये जब इसकी मादा लाइफ साइकिल अपना जीवन चक्र पौधे पे कंप्लीट करती है, किसी भी परपोषी पौधे पे, तो जीवन चक्र पूरा करने के पश्चात ये जो इस मादा का जो शरीर होता है वो हार्ड हो जाता है, बाहर से कठोर हो जाता है, सख्त, और वो भूरे रंग का हो जाता है। और तथा जब भी उसके अंडे होते हैं वो उसके अंदर प्रिजर्व करके रखती है। तब जब भी कोई फेवरेबल कंडीशन आती है, यानी कि इस कृमि के लिए जब भी उसका परपोषी पौधा मिट्टी में होता है तब वो अंडों में से ये कृमि बाहर आता है और पौधों को नुकसान पहुंचाता है या उसकी उपज को ये काफ़ी हद तक कम कर देता है। तो ये जो कृमि है ये खुद चल नहीं सकता, ये सिर्फ मिट्टी में रहेगा, ये कुछ इंच तक ही मिट्टी में खिसकता है। लेकिन ये जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलेगा, जब आप आलू निकालेंगे उसकी सतह पर या उसकी आलू की आँखों में ये चिपका होता है और उसके साथ ये नए क्षेत्रों में प्रवेश करता है। हमारे बागवान आपसे ये भी जानना चाहते हैं, यदि इस सूत्रकृमि की बात करें तो भारत में इसका प्रवेश कब हुआ और कैसे इसको पहचाना गया कि भारत में ये सूत्रकृमि आ पहुंचा है। अच्छा सर, जैसा कि आलू भी हमारा नेटिव क्रॉप नहीं है, ये भी बाहर से आया है। तो जो दक्षिण अमेरिका के एंडीज़ पर्वत हैं जो आलू की उत्पत्ति का प्रथम स्रोत माना जाता है, वही स्रोत पोटैटो सिस्ट नेमाटोड के लिए भी माना गया है। और जो पोटैटो सिस्ट नेमाटोड के लिए बताया जाता है कि जब वहाँ से दक्षिण अमेरिका से जब ये आलू यूरोप में लाया गया पहली बार, तब ये वहाँ से ये आलू कंद के माध्यम से ये यूरोप में फैला। फिर यूरोप से ये अन्य एशिया के जो जितने भी देश हैं, चाहे आप श्रीलंका बोलिए, पाकिस्तान, नेपाल और भारत, ये वहाँ से आलू के माध्यम से या कंद के माध्यम से ये भारत में प्रवेश किया। अब भी आज की तारीख में अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले ये 1961 में नीलगिरी, जो ऊटी का ज़िला है, नीलगिरी क्षेत्र तमिलनाडु में है, ये सबसे पहले वहाँ पे मिला, वहाँ की पहाड़ियों में। उसके बाद में ये 2018 में ये यहाँ शिमला में मिला, शिमला के कुछ पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पर मिला। जैसे ही ये यहाँ पर मिला 2018 में, उसके बाद में एक सर्वे किया गया पूरे हिमाचल में, और हिमाचल से सटी कुछ पहाड़ी अन्य जो क्षेत्र हैं, जैसे आप कह सकते हैं कि उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर, जहाँ पे आलू लगाया जाता है, तो वहाँ की भी कुछ एरियाज़ में ये पुट्टी कृमि मिला। उसके बाद भारत सरकार ने फिर इस पर क्वारंटाइन लगा दिया ताकि यहाँ का आलू बाहर न जा सके। ये जो पुट्टी सूत्रकृमि है ये संगरोध के अंतर्गत, क्वारंटाइन के अंतर्गत आखिर आता क्यों है? सर इसके पीछे मेन रीज़न यही है कि ये एक पुट्टी कृमि है। पुट्टी कृमि मतलब कि ये सिस्ट बनाता है, हार्ड सीड कोट। अगर ये मिट्टी में पड़ा हुआ है
पुट्टी के फॉर्म में, अगर इस पे कोई भी हम लोग केमिकल डालते हैं, कोई भी उपचार या रसायन डालते हैं या कोई भी किस्म लगाते हैं, चाहे आप उसके ऊपर कोई भी सीरियल क्रॉप लगाएंगे, इसको कुछ अफेक्ट नहीं करेगा वो। तो इस वजह से ये 20-20 साल तक ये मिट्टी में ऐसा ही पड़ा रहेगा। लेकिन जब इसका परपोषी पौधा यानी कि जब आलू लगेगा, वैसे ही इसको सिग्नल जो 30 दिन के बाद जैसे आलू की फसल होती है, कुछ रसायन आलू की फसल से निकलते हैं जो इसको सिग्नल देते हैं कि इसका परपोषी पौधा है, और तभी ये अपने सिस्ट पुट्टी से बाहर आता है उसको अफेक्ट करने के लिए। इसी कारण से ये इसके ऊपर भारत सरकार ने संगरोध लगाया है, क्योंकि अगर ये कहीं एक बार किसी क्षेत्र में चला गया और अभी तो वहाँ आलू नहीं लग रहा है, लेकिन कभी अगर जैसे ही वहाँ पे ये लगाया गया तो ये वहाँ भी अपनी पॉपुलेशन बना लेगा। प्लस ये क्या होता है कि जैसे ही आप जैसे भी आलू एक संक्रमित क्षेत्र में खुदाई हुई है, उस आलू को किसान भाई किसी नए क्षेत्र में लगाना चाहते हैं और उन्हें उसके बारे में जानकारी नहीं है, तो ये फिर नए क्षेत्र में भी प्रवेश कर जाएगा। तो इसीलिए फिर भारत सरकार ने इसमें संगरोध लगाया, मतलब कि जहाँ का आलू जिस जगह आलू लगाया जाता है वो वहीं रहे, उस क्षेत्र से बाहर ना निकले। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको ये भी बताना चाहूँगी कि यह संगरोध न सिर्फ हिमाचल के कुछ क्षेत्रों में, जबकि उत्तराखंड, JNK, जम्मू एंड कश्मीर के कुछ क्षेत्रों में भी लगाया गया था। आपसे हमारे किसान एवं बागबान ये भी जानना चाहते हैं कि ये जो सूत्रकृमि है, क्या ये आलू की फसल को ही प्रभावित करता है या कोई अन्य फसलें भी है जिनके ऊपर इसका प्रभाव रहता है? हाँ सर, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि कई बार किसान भाई ये सोचते हैं कि सिर्फ हम आलू ही लगा रहे हैं इसीलिए ये आ रहा है। बिल्कुल, ये जो पुट्टी कृमि है ये सिर्फ आलू का ही इस जो परपोषी पौधा है ये आलू है। इसके लिए ये आलू है जो एक सोलेनेशियस परिवार होता है, ये उसकी फसल है। वैसे तो सोलेनेशियस जो परिवार है इसमें बैंगन, टमाटर, मिर्ची ये भी आते हैं, लेकिन जो यहाँ की पर्वतीय क्षेत्रों की जो कंडीशन है, क्लाइमेटिक कंडीशन, वो आलू के लिए अनुकूल होती है। इसीलिए ये जो मेनली जो ये कृमि है ये आलू को प्रीफर करता है, अफेक्ट करता है, तो इसलिए मेन आलू में आता है। अगर आलू के अलावा कुछ और भी आप फसल लगाते हैं सीरियल्स में तो ये उसमें नहीं आएगा, या इसके अलावा जैसे आप राजमा, जई, सरसों कुछ भी लगाएंगे उसमें भी नहीं आएगा। हमारे बागवान किसान आपसे ये भी जानना चाहते हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में बहुत से बागवानों के द्वारा आलू का उत्पादन वर्षों से किया जा रहा है, क्या हमारे जो बागवान है, किसान है, वो अपने खेतों में इसको पहचान सकते हैं? इसको पहचानने का तरीका बागवानों के लिए क्या रहेगा? इसका बहुत सिंपल तरीका है पहचानने के लिए, बस हम लोगों को थोड़ा किसान भाइयों को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। जैसे ही आलू की फसल 50 दिन की होती है, 40 या 50 दिन की, और अगर 40 से 50 दिन की फसल उन्हें लगता है कि वो पीली पड़ रही है और पौधा बोना ही रह गया है, उसकी कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, और जो उसके पत्ते हैं, निचले पत्ते वो पीले हो रहे हैं और धीरे धीरे भूरे पड़ते जा रहे हैं, तो किसान भाई उन पौधों को निकाल के देख सकते हैं, किसी भी एक पौधे को निकाल के देख सकते हैं, क्योंकि 40 से 50 दिन में जो ये पुट्टी कृमि अपना जीवन चक्र पूरा कर लेता है, और जो इसकी मादा है वो जो पौधे की जड़ होती है उस पर आकर बन जाती है। और ये पुट्टी कृमि सफ़ेद और पीले रंग के छोटे छोटे जो राई के दाने होते हैं ये उस तरीके के दिखाई देते हैं। तो किसान भाई बहुत अपने स्तर पे इसकी इस तरह से पहचान कर सकते हैं। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि जो ये पौधे होते हैं ये ग्रुप में होते हैं, छोटे छोटे खंडों में होते हैं खेतों में, तो ये भी एक अच्छा तरीका है कि या एक तो वो पौधे को निकाल ले ज़मीन से और पौधे की जड़ों को देख लें, अगर वहाँ पे कोई इस तरह के सफ़ेद और पीले कलर के दाने दिखें तो वो है। अदरवाइज़ वो ये कर सकते हैं कि जो भी ग्रुप में पौधे दिख रहे हैं, छोटे छोटे खंडों में दिख रहे हैं तो भी है इसका, तो उसके पश्चात वो ये कर सकते हैं कि वहाँ से जड़ों के पास से मिट्टी के नमूने ले सकते हैं और किसी भी एग्रीकल्चर स्टेट डिपार्टमेंट में या फिर जो यहाँ पे हमारा संस्थान इस दिशा में काम कर ही रहा है तो वो हमसे कांटेक्ट करके वो सैंपल दे सकते हैं और मिट्टी की नमूनों की जानकारी करवा सकते हैं। अगर आलू पुट्टी सूत्रकृमि ने किसी पौधे को या किसी फसल को, आलू को प्रभावित कर दिया है, तो क्या उस कंद को हम खा सकते हैं? वो खाने योग्य रहता है अथवा नहीं? सर ये भी एक बहुत ही अच्छी बात आपने पूछी है, क्योंकि कई बार किसान और कोई भी जो भी मार्केट में लोग खरीदने जाते हैं आलू, तो उन लोगों को इस बात की चिंता होती है कि हम घर पे आलू लेकर गए हैं, हम उसको देख रहे हैं, काट के देख रहे हैं, और उसमें कई बार कुछ रिंग बनी होती है लाल कलर की या नीले कलर की, तो वो लोग सोचते हैं कि शायद कुछ वायरस है, या फिर अगर इसकी पुट्टी कृमि की ही बात करें, अगर पुट्टी कृमि जिस क्षेत्र में लगा है और वहाँ के आलू खाएँ या ना खाएँ। जैसे कि जो ये कृमि है ये सिर्फ
फसलों को, पौधों को ही नुकसान पहुंचाता है। और जो इसका जो लाइफ कंडीशन होती है, ये सिर्फ पौधों को ही या उनके तापमान के अनुसार ही होती है। अगर हम इस आलू को खा भी लेते हैं तो हमारे जो शरीर का, जो हमारे आमाशय का जो पीएच है वो एसिडिक होता है, तो वो इसको आराम से पचा लेगा, उसको कोई नुकसान ये नहीं पहुंचाएगा। और कई बार हम अधिकतर जो अपनी सब्जियां होती हैं, खासकर जो कंद होते हैं, उन्हें उबाल के खाते हैं, तो उबालने के बाद चाहे कोई भी वायरस हो या कोई भी डिजीज़ हो, वैसे भी मर जाती है, तो इससे कुछ भी नुकसान नहीं होता। डॉक्टर आरती, ये आपने बहुत बढ़िया जानकारी हमारे किसान एवं बागवानों को दी। बागवान साथियों, अक्सर आपके साथ ऐसा होता है कि आप ऐसे प्रभावित आलू को देखते हैं जिसमें रिंग बनी रहती है, और अक्सर घरों में जो गृहिणियां हैं वो उस आलू को या तो फेंक देती है या उसको उपयोग में नहीं लाते, सोचते ये है कि ये शायद किसी बीमारी से ग्रस्त है। लेकिन डॉक्टर बैरवा का कहना है कि वो आलू खाया जा सकता है। हमारे शरीर में इतनी शक्ति रहती है कि उस आलू को पचाने की, और क्योंकि हम उसको उबाल कर खाते हैं तो वो बिल्कुल साफ बन जाता है, हम उसको खाने में उपयोग कर सकते हैं। डॉक्टर बैरवा, हमारे बागवान आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि पोटैटो सिस्ट नेमाटोड की अगर रोकथाम हमारे बागवान किसान करना चाहें, उनको पता लग गया कि मेरे खेत में सूत्रकृमि आ चुका है, तो कैसे इसकी रोकथाम करें? देखिए सर, किसान भाइयों को मैं यहाँ पे यही बताना चाहूँगी कि हमेशा जो रोकथाम होता है वो सबसे ज़रूरी चीज़ है किसी भी फसल को बचाने के लिए। क्योंकि एक बार अगर पुट्टी कृमि का अगर पॉपुलेशन बढ़ गया या उसकी आबादी किसी भी खेत में बढ़ गई है, फिर उसकी रोकथाम करना बड़ा मुश्किल होता है। तो अगर, जैसे मैंने बताया कि जो पुट्टी कृमि कंधों के द्वारा ही फैलता है, तो जैसे ही आपको पता है कि अगर आपके यहाँ पर पुट्टी कृमि है, किसी भी किसान भाई को पता है कि यहाँ पुट्टी कृमि की समस्या है और उसे अपना आलू खुदाई के बाद मार्केट में या मार्केट में बेचना है या फिर किसी नए खेत में लगाना है, तो वो उसे उपचारित कर सकता है। अगर वो उसको किसी CPRI ने जो एक रसायन है वो रिसेंटली रिकमेंड किया है, मैं बताना चाहूँगी कि वो है सोडियम हाइपोक्लोराइड 2%। ये जो रसायन है मार्केट में आसानी से अवेलेबल है। किसान भाई को सिर्फ इतना करना होगा कि जो आलू है खुदाई के बाद इस सॉल्यूशन के अंदर उसको डुबो के रखना है 30 मिनट तक। 30 मिनट के बाद में वो इस सॉल्यूशन से आलू को निकाल सकते हैं। आलू को निकाल के उसे 2 बार पानी में धोना है। पानी में धोकर उसको अच्छे छायादार क्षेत्र में सुखा सकते हैं, और सुखाने के बाद उसको या तो भंडारण करें या फिर अपने नए खेत में लगाने के लिए रख सकते हैं। ये तो उसका निवारक उपाय हो गया, जो कि रसायन से उपचार के बारे में है। दूसरा ये है कि अगर आपको पता है कि आपके जिस खेत में पुट्टी कृमि है, तो वहाँ का जो आलू है आप जिस भी बोरे में भर रहे हैं, उस बोरे को हम जब भी आप अगली बार यूज़ करते हैं उसको अच्छे से पानी से धो लें या उसको भी अच्छे डिटर्जेंट से धो लें, ताकि जो भी पुट्टी कृमि उस पर चिपका हुआ है वो वहाँ से निकल जाए। अपने उपकरणों को हमेशा धोते रहें, क्योंकि कई बार क्या होता है नहीं, मिट्टी उपकरणों पे भी लगी होती है और वो नए खेतों में पहुँच जाती है उपकरणों के साथ। इसके अलावा जो अपने जूते हैं या फिर जो जानवर के खुर होते हैं, इन्हें भी कई नए क्षेत्र में ले जाने से पहले वो उनको अच्छे से पानी से धोएं, ताकि कम से कम वो 60 से 70% इसको किसी नए क्षेत्र में जाने से रोक सकते हैं। डॉक्टर बैरवा, ये बात हुई रोकथाम की। हाँ जी। लेकिन यदि ये निमाटोड आ चुका है तो इसके नियंत्रण के उपाय क्या रहते हैं? ऐसी कौन सी विधि है जिसको अपनाकर हमारे बागवान इससे निजात पा सकते हैं या अपनी फसल की सुरक्षा कर सकते हैं? अगर आपको लगता है कि किसी भी किसान भाई को लगता है कि अगर ये हमारे खेत में आ गया है और अभी इसका उपचार हम लोग कर सकते हैं, तो यहाँ पे CPRI के द्वारा कुछ किस्में हैं जो रिलीज़ की गई है इस कृमि को प्रबंधन करने के लिए, जिसमें है कि कुफरी शाद्री और कुफरीकरण। ये अभी नई किस्में हैं और ये दोनों किस्में पुट्टी कृमि के साथ साथ जो पिछेता झुलसा रोग होता है आलू में, ये उसके लिए भी काफ़ी प्रतिरोधी हैं। तो किसान भाई इन बीजों का भी उपयोग कर सकते हैं। अगर उन्हें ये बीज नहीं मिल रहे हैं या वो ये बीज नहीं लगाना चाहते हैं, और इसके अलावा अगर वो कोई किस्म लगा रहे हैं, जैसे कि कुफरी ज्योति लगा रहे हैं, कुफरी गिरधारी या कुफरी हिमालिनी, ऐसी कोई किस्म लगा रहे हैं जो पर्वतीय क्षेत्रों में काफ़ी पॉपुलर है, तो फिर वो इसके साथ में कोई भी कृमिनाशक का यूज़ कर सकते हैं। वो भी जब भी आप आलू लगाते हैं तो आलू के साथ आपको वो कृमिनाशक लगाना होगा। इसके अलावा कुछ नए कृमिनाशकों पे भी काम हो रहा है जो मार्केट में है, जैसे कि ये निमिज,
है जो अदामा कंपनी का है। इसके अलावा जो वेलम प्राइम का फ्लोरोफाइरम करके एक केमिकल है वो भी मार्केट में आया है, जो इस कृमि के लिए एक काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है। तो ये रसायनों के अलावा अगर हम बात करें, अगर किसान भाई को रसायन भी यूज़ नहीं करना है और अपनी आलू की उपज भी मेंटेन करनी है, तो इसके वो साथ में क्रॉप रोटेशन या इंटरक्रॉपिंग मतलब कि सहरोपण भी कर सकते हैं साथ में किसी अन्य फसल के साथ, जैसे वो राजमा की फसल के साथ, या फिर जो जई लगाते हैं जानवरों को खिलाने के लिए फॉडर क्रॉप, ये उसके साथ भी सहरोपण कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग क्रॉप रोटेशन भी रिकमेंड करते हैं कि अगर आपने इस साल आलू लगाया है तो कम से कम 2 साल का आप अपने खेत में थोड़ा सा एक ब्रेक दीजिए उस फसल को, और आलू के अलावा कोई दूसरी जो होती है नॉन सोलेनेशियस या दूसरी फसल जैसे कि राजमा को आप लगा सकते हैं, गाजर को लगा सकते हैं, जो भी आपके पर्वतीय क्षेत्रों में उस एरिया के लिए अनुकूल है आप उस फसल को लीजिए, न कि कोई सोलेनेशियस फसल को। दर्शकों, दूरदर्शन शिमला से आप कार्यक्रम देख रहे हैं कृषि जगत। आज हम बातचीत कर रहे हैं पर्वतीय क्षेत्रों में आलू पुट्टी कृमि का प्रबंधन कैसे किया जा सकता है, बागवान किसान अपनी फसलों को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। इस विषय पर जानकारी देने के लिए CPRI से वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर RT बैरवा आज हमारे बीच मौजूद हैं। ये हमें बता रहे हैं कि सूत्रकृमि से अपनी फसल को बचाना कैसे है, उसकी रोकथाम के उपाय क्या हो सकते हैं, और यदि सूत्रकृमि ने आपके खेत में हमला कर दिया है तो आपको उसको नियंत्रण में कैसे रखना है। क्या इस आलू को खा भी सकते हैं, इसका भी इन्होंने बहुत बेहतरीन ढंग से जवाब दिया। हमारे बागवान अब आपसे जानना चाहते हैं कि जो प्रजनक आलू है, क्या ये सूत्रकृमि उसको भी प्रभावित करता है? जी बिल्कुल, जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो पुट्टी कृमि है ये मिट्टी में रहता है, और आप कोई भी बीज जो मिट्टी में लगा रहे हैं ये उसको अफेक्ट करेगा। ये अब क्योंकि इसको सिर्फ आलू की फसल चाहिए, जैसे ही आलू की फसल ज़मीन में होती है और आलू की फसल जैसे ही 30 दिन के ऊपर की हो जाती है, वैसे ही इसको पता चल जाता है कि मेरा परपोषी पौधा यहाँ पर है मिट्टी में, और वो उसको ज़रूर हानि पहुँचाएगा। जब भी डॉक्टर बैरवा हम आलू की बात करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में सीधा सीधा CPRI भी आलू के साथ ही आ जाता है। ये जो सूत्रकृमि है ये वर्षों से फसलों को कई बार तबाह भी कर देता है। तो क्या CPRI ने इसके लिए कोई शोध किया है, और जो शोध आज तक हुए हैं वो कितने प्रभावी हैं आलू के लिए? ये मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगी। सबसे अच्छी बात ये कि CPRI इस पे एक ऐसा राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसा संस्थान है जो आलू के लिए काफ़ी वर्षों से काम कर रहा है। हमारे कई केंद्र हैं जो निचले क्षेत्रों में भी कार्य कर रहे हैं, और जो प्लेन एरिया में वहाँ पे आलू का सप्लाई करते हैं एग्रीकल्चर स्टेट डिपार्टमेंट को। उनमें से हमारा एक जो केंद्र है वो कुफरी और फागू है, वो कुफरी में है। और जो हमारे कुफरी और फागू फार्म पर स्पेशली जो प्रजनक जो सीड हैं वो बनाए जाते हैं। ये प्रजनक सीड जो हम बनाते हैं इसे फिर हम लोग एग्रीकल्चर स्टेट डिपार्टमेंट को देते हैं, जो यहाँ के पर्वतीय क्षेत्र के हैं। वो उनको 3 चरणों में बनाते हैं। 3 चरणों में, जैसे कि पहले के जो 2 चरण हैं उसमें फाउंडेशन सीड, और जो लास्ट का जो चरण होता है उसमें सर्टिफाइड सीड बनता है। ये सीड तैयार होने के बाद यहाँ ये जो एग्रीकल्चर स्टेट डिपार्टमेंट है वहाँ वो किसानों को उनकी जो आवश्यकता के अनुसार सप्लाई करते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि एक संघरोधक कीट है, और 2018 में जो हिमाचल, उत्तराखंड और जो JNK हैं इनके कुछ क्षेत्रों में ये इसके मिलने के कारण यहाँ संघरोध लग गया था। किसान भाइयों को काफ़ी नुकसान हुआ था। हालांकि हम इस दिशा में उस वक्त भी काम कर रहे थे, लेकिन संघरोध के कारण हम अपनी जो ये बीज हैं वो किसान भाइयों को सप्लाई नहीं कर पा रहे थे। फिर हम लोगों ने इस दिशा में काम करना शुरू किया। हम लोगों ने जब 6 साल 2018 से लेके अभी 2024 तक हम लोगों ने अलग अलग तरह की किस्मों पे काम करना शुरू किया। डॉक्टर बैरवा, हमारे किसान बागवान पिछले 4-5 सालों से बहुत बहुत दुखी थे, चिंतित थे कि उनको आलू नहीं मिल रहा था। हाँ, क्या उसका वही कारण है जो आप बता रहे हैं? जी बिल्कुल, ये वही कारण था। 6 साल से किसानों को यहाँ आलू नहीं मिल पा रहा था संघरोध के कारण। फिर हम लोगों ने अपना एक प्रोटोकॉल डेवलप किया, सीड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था। सोडियम हाइपोक्लोराइड 2% सॉल्यूशन, जिसका 30 मिनट तक आलू को डिप करके रखना होता है। और इस सॉल्यूशन को एक सॉल्यूशन अगर आपने बना लिया है किसी भी किसान भाई ने, तो वो 11 बार इसी सॉल्यूशन को आलू को ट्रीट करने के लिए यूज़ कर सकता है। ये इसका कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं है, ये और मार्केट में इजीली अवेलेबल है। दूसरा, इसके आलू के अंकुरण क्षमता पे कोई प्रभाव नहीं है।
इसके अलावा हम लोगों ने जब इस प्रोटोकॉल को डेवलप किया, हमने अलग फसल चक्रों पे भी काम शुरू किया, जैसा कि राजमा, सरसों, जई, और इसके अलावा ट्रैप क्रॉप, जो आलू की ट्रैप क्रॉप है। 6 साल तक CPRI इस पे काम करता रहा। उसके बाद हमारे फार्म पे जब इसकी पॉपुलेशन 50 से 60% तक जब इसकी आबादी में कमी आ गई, तब हम लोगों ने फिर से जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अप्रोच किया और उनसे रिक्वेस्ट किया कि जो ही हमारे प्रवर्ती क्षेत्र के किसान भाई हैं उन्हें आलू नहीं मिल पा रहा है, लेकिन हम लोगों ने प्रोटोकॉल डेवलप किया है, तो अब आप इसके ऊपर थोड़ा सा विचार कीजिए। और मुझे बहुत बड़ी खुशी हो रही है कि 6 मार्च 2024 को इसी साल ये संगरोध हट गया है और हम लोगों CPRI ने इसी साल से अपने फार्म पर आलू लगाना शुरू कर दिया है, और वो सितंबर से अक्टूबर के बीच में जो आलू तैयार हो जाएगा तो किसान भाइयों को अब हम लोग मुहैया करा सकते हैं आलू। किसान एवं बागवान साथियों, आप बहुत दिनों से चिंतित थे, आपको आलू नहीं मिल रहा था। क्यों आलू आपको उपलब्ध नहीं हो रहा था, आपने कारण भी खुद ब खुद जान लिया, लेकिन अब आपको आलू बिल्कुल अच्छी तरीके से मुहैया हो रहा है और CPRI ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। अब आप बिल्कुल अपनी फसल को लगाने के लिए तैयार रहें। डॉक्टर बैरवा बार बार कह रहे हैं कि फसल चक्र को अपनाना नितांत आवश्यक है, क्योंकि बीमारियों से अपनी फसल को बचाने के लिए फसल चक्र भी एक तरीका रह सकता है। फसल चक्र के बारे में आप बागवानों को क्या कहना चाहेंगी? यदि एक ही फसल को बार बार एक खेत में ना लगाया जाए तो क्या बीमारियों से, कीटों से बचा भी जा सकता है? जी, देखिए सर, ये बहुत ही अच्छी बात है और मैं किसान भाइयों को यहाँ पे इस प्रश्न के लिए जागरूक करना चाहूँगी कि आप जब भी कोई भी एक फसल लेते हैं, सिर्फ ये पुट्टी कृमि के लिए नहीं, किसी भी इंसेक्ट के लिए, किसी भी और भी बीमारी के लिए, जब भी आप किसी एक फसल को बार बार लेते हैं तो उस फसल पर आने वाली कोई भी बीमारी या कोई भी कीट है उसको अपना परपोषी मिल जाता है, परपोषी पौधा, और वो आसानी से अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाना शुरू कर देता है। तो हमेशा वो ये कोशिश करें कि एक फसल को ना लें और हमेशा क्रॉप रोटेशन यानी फसल चक्र को लेते रहें। अगर उन्होंने इस साल आलू लिया है तो 1 या 2 साल के लिए ब्रेक दें और कुछ दूसरी फसल को लें। तो इस तरीके से फसल चक्र को अपनाना भी बहुत ज़रूरी है। इससे आपके खेत में लगने वाली बीमारियों से आपको निजात मिल सकती है। हमारे बागवान किसान इस कार्यक्रम से जो जुड़े हैं, अक्सर हमारा बागवान ये समझता है कि CPRI आलू पैदा करता है और CPRI से हमको आलू खरीद कर लाना है और अपने खेतों में प्रजनक आलू को लाकर उसे बढ़ोतरी के लिए हमको बोना है। लेकिन आपने बताया कि CPRI आलू पैदा करता है और स्टेट डिपार्टमेंट को उसे प्रेषित करता है, स्टेट डिपार्टमेंट से वो बागवानों तक पहुंचता है। लेकिन बागवान आपसे ये भी जानना चाहते हैं, यदि CPRI से सीधे हमारे बागवान आलू लेना चाहे तो ये संभव है? जी बिल्कुल, हम इसके अलावा एग्रीकल्चर स्टेट डिपार्टमेंट को देने के अलावा जो हमारा कुफरी फार्म है वहाँ पे जो कुछ आलू किसान भाइयों के लिए भी रखा जाता है, वो इतनी अधिक मात्रा में तो नहीं होता, लेकिन यहाँ कि अगर वो उन्हें कुछ मात्रा में आलू को दे सकते हैं किसान भाइयों को, लेकिन उन्हें पहले से ही इंडेंट देना होगा। उसके लिए पहले से ही वो उसे हमारे सामाजिक विज्ञान विभाग या फिर जो कुफरी के इंचार्ज हैं उनसे बात करनी होगी, ताकि उनकी ये नॉलेज में रहे कि मुझे इस किसान भाई के लिए इतनी मात्रा में आलू उपलब्ध करवाना, आलू बीज। डॉक्टर बैरवा, आलू एक ऐसी सब्जी है जो हर सब्जी के साथ मिल जाती है और आलू के बिना शायद ही हिमाचल प्रदेश में कोई सब्जी या कोई और पकवान बनते होंगे। तो कई बार हमारे मस्तिष्क में ये भी प्रश्न उठता है कि आलू हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना पौष्टिक है, और कई बार संशय भी रहता है। कुछ लोग तो कहते भी है कि आलू खाने से आप मोटे हो जाएंगे, कोई कहता है कि शुगर भी हो सकती है। तो आलू की पौष्टिकता के विषय में आप क्या कहना चाहेंगी बागवानों को? मैं यहाँ पर किसान भाइयों को और सभी को यही बताना चाहूँगी कि आलू एक ऐसी सब्जी है, अगर इसे कहते हैं कि ये गरीबों के लिए ना एक वरदान है। अगर उसे कुछ मिला नहीं है लेकिन सिर्फ आलू मिल गया है तो उसे वो उबाल कर खा सकता है और अपनी भूख शांत कर सकता है। तो आलू ऐसा नहीं है कि वो बीमारी का घर बनाएगा आपके शरीर को, लेकिन अगर आप आलू को अगर सिर्फ उबाल के खाना चाहते हैं और सब्जी के तौर पे खाएंगे सिंपल, तो वो आपको पौष्टिक ही प्रदान करेगा, क्योंकि इसमें काफ़ी आयरन कंटेंट होता है, विटामिन्स होते हैं इसके अंदर। लेकिन अगर आप आलू के साथ में, जैसे कि कई बार क्या होता है कि हम लोग उसमें बहुत सी चीज़ें मिला देते हैं, जैसे कि घी बहुत मिला देते हैं, कई बार बटर मिला के, तो इतना सब कुछ करके हम उसकी पौष्टिकता को ख़त्म कर देते हैं, उसके पौष्टिक तत्वों को ख़त्म कर देते हैं। सिर्फ एक वो जो कार्बोहाइड्रेट होता है सिर्फ वो होता है और उसके अलावा घी होता है। तो फिर
आप जब इस चीज़ को इस तरीके से अगर आलू को खाएंगे तो कहीं ना कहीं वो आपको अफेक्ट करेगा। अदरवाइज़ आप आलू को उबाल के खाइए, आलू की सब्जी बना के खाइए, ये आपके लिए अच्छा है। पौष्टिकता के आधार से अगर देखा जाए तो आलू हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत बेहतरीन है, लेकिन उसको बनाने का तरीका सही रहना चाहिए। अगर आपने उसमें बहुत ज़्यादा घी मिला दिया या मसालों का बहुत चयन कर रहे हैं, फिर तो वो कुछ भी प्रभाव आपके ऊपर डाल सकता है। लेकिन आलू हमारे स्वास्थ्य के लिए पौष्टिक है, ये कहना है डॉक्टर बैरवा का। डॉक्टर आरती बैरवा, आज बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे किसान बागवानों को दी। और ये जो कीट है, इससे बहुत से लोग प्रभावित रहते हैं और उनकी फसलें तबाह भी हो जाती है। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। दर्शकों, आज के कार्यक्रम में हम यही बातचीत कर रहे थे कि आलू पुटी सूत्रकृमि से कैसे अपनी फसल को बचाना है, कौन कौन से उपाय हमको करने हैं, CPRI से हम कैसे सहायता ले सकते हैं। ये सारी बातचीत आज के कार्यक्रम में की। आप लोग खेतीबाड़ी करते रहें, नई नई फसलों से जुड़ते रहें, और आलू एक ऐसी फसल है जो हमारे प्रदेश के किसान एवं बागवानों को समुन्नत बनाने के लिए, अग्रणी बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। आज्ञा दे, नमस्कार।